दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उन्होंने सरकार का जो निर्णय था आर्टिकल 370 को हटाने का, उसको उचित ठहराया। इस मौके का फायदा लेकर, इस मौके के आधार पर अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, फिर से एक बार कहा कि कश्मीर का मुद्दा, ये नेहरू की कश्मीर का मुद्दा, ये नेहरू जी की गलतियों के कारण हुआ। अब ये नेहरू जी को बात बात के लिए कोसना, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पुरानी आदत है और खुद की नीतियों को न देखकर नेहरू की बातों में खोट निकालने की कोशिश ये हमेशा करते रहते हैं। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर के बारे में पहले भी इनका प्रोपेगेंडा था कि कश्मीर का मुद्दा अगर नेहरू के बदले पटेल देखते तो ये कब का हल हो जाता। वास्तव में देखा जाए तो इन्हें ऐतिहासिक सच्चाई का कुछ भी पता नहीं है। पहली बात तो ये देखा जाए कि कश्मीर जो भारत में आया वो नेहरू की वजह से ही आया। मैं आपको बता दूं कि भारत के आज़ाद होने के बाद जो 550 के करीब रियासतें थी, उनको अधिकार दिया गया कि वो भारत में आए, पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र रहें। तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने निर्णय लिया कि वो भारत में नहीं मिलेंगे और उसके उनके इस निर्णय के साथ कश्मीर की जो एक संगठन थी प्रजा परिषद, जो आरएसएस से मिलते जुलते विचारों की थी, उन्होंने इस बात का समर्थन किया। अब हुआ ये कि पड़ोस में पाकिस्तान ने देखा कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रांत है, मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत है, तो जिन्ना ये मान के चलते थे कि कश्मीर पर उनका हक है, तो उन्होंने कबायलियों के भेष में अपनी आर्मी को भेजा और कश्मीर पे आक्रमण किया। जब ये कबायली श्रीनगर की सीमा तक आ गए तो महाराजा हरि सिंह काफ़ी स्ट्रेस में आ गए, काफ़ी परेशानी में आ गए और उन्होंने भारत सरकार को रिक्वेस्ट भेजी कि आप आर्मी भेजिए ताकि हम पाकिस्तान के आक्रमण का मुकाबला कर सकें। अब यहाँ सवाल था, भारतीय सरकार ने कहा कि अगर हम भारत सरकार अपनी फौज को भेजेंगे कश्मीर में तो वो तो आक्रमण माना जाएगा, इसलिए पहले कुछ समझौता करना चाहिए। और ये समझौता ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के रूप में हुआ और जिसमें जवाहरलाल नेहरू की भूमिका प्रमुख थी। अब भारत की फौज जब गई तो भारत की फौज जब तक गई, पाकिस्तान के कबायली और सेनाओं ने 1/3 कश्मीर पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले आए। अब अगर आगे हमले को ले जाते, भारतीय फौज आगे जाती तो 2 समस्याएं थी और इसमें नेहरू जी को दोष दिया जा रहा है। अमित शाह जी ने कहा कि अगर सेना 2 दिन और चली जाती आगे तो पूरा कश्मीर भारत का हो जाता। अब अमित शाह जी को ये नहीं पता कि ये फैसला नेहरू का नहीं था और ये जो फैसला था ये किस कारणों से हुआ था वो समझना जरूरी है। एक तो पहले जो मिलिट्री जनरल्स ने नेहरू को पत्र लिखा कि भारतीय सेना की हालत बहुत अच्छी नहीं है और ये हमले को हम आगे नहीं ले जा सकते। और इसी बात को सरदार पटेल अपनी बात में कहते हैं, जो उन्होंने उनके कॉरेस्पॉन्डेंस 1945-50 के बीच में जो हुए थे, नवजीवन पब्लिकेशन हाउस के हैं, 4 जून के पत्र में वो गोपाला स्वामी अयंगर को लिखते हैं कि हमारी मिलिट्री पोजीशन ठीक नहीं थी। ये सरदार पटेल लिख रहे हैं। तो सीज फायर करने का जो निर्णय था वो केवल नेहरू का नहीं था और किन परिस्थितियों में था उसमें सरदार पटेल भी उसका समर्थन कर रहे थे और मिलिट्री जनरल सब कह रहे थे कि भारतीय सेना आगे नहीं जा सकती। तो ये एक झूठ को खड़ा करके नेहरू की आलोचना हो रही है, जो अपने आप में गलत है। तो सीज फायर में नेहरू की कोई गलती नहीं थी। अब दूसरा कहा जाता है कि मामले को जो ले गए सिक्योरिटी काउंसिल में, वो भी नेहरू ने गलती की। तो पहले बता दूं, उस समय सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने का जो फैसला था वो नेहरू ने लिया, पर उसके पीछे जो सबसे बड़ी बात थी वो 2 बातें थी। एक, जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने कहा कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया है
पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस में जाकर ये अच्छा होगा। अब इसी बात को सरदार पटेल भी सरदार पटेल अपने जो 23 फरवरी 1950 का पत्र है, उसमें नेहरू को लिखते हैं कि खैर कश्मीर का मुद्दा तो अभी सिक्योरिटी काउंसिल में है, और सिक्योरिटी काउंसिल में क्योंकि पाकिस्तान भी है और भारत भी है, इसलिए इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यानी सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना ये सरदार पटेल की इच्छा के अनुसार था, और वो इसको डिफेंड करते हैं, वो इसका बचाव करते हुए कहते हैं कि यही एक सही रास्ता था उससे। तो ये दूसरी बात भी जो आरोप नेहरू पे लगाया जाता है वो गलत है। और तीसरा जो कहा जाता है कि ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के बारे में नेहरू ने जो किया, कश्मीर को ऑटोनॉमी दी, ये गलत था। अब आपको बता दूं कि एक्सेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद भारतीय सेना के लिए रास्ता खुल गया कश्मीर जाने के लिए, और ये जो बाद में आर्टिकल 370 की ड्राफ्टिंग हुई वो भारत की संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई, और इसका पूरा जो देख रेख सरदार पटेल कर रहे थे क्योंकि वो उस समय गृह मंत्री थे। इसमें शेख अब्दुल्ला को भी लाया गया, और उसके आधार पे जो आर्टिकल 370 हुआ उसके बारे में एनजी अयंगर ने सरदार पटेल को लिखा कि आप अभी हमारी जो ट्रीटी जो फाइनलाइज हुई है वो उसके बारे में आप नेहरू जी से पूछ लें, क्योंकि अगर आप इस बात को उचित समझते हैं, नेहरू जी ये पत्र लिखकर शेख अब्दुल्ला को इंटीमेट कर दें, बता दें, ताकि इस ट्रीटी को एक रूप दिया जाए और उसके आधार पे हम चल सकें। तो ये दूसरी बात हो गई कि ट्रीटी आर्टिकल 370 के लिए भी नेहरू को दोषी ठहराना ये पूरी तौर से ऐतिहासिक रूप से गलत है, और इसके लिए सरदार पटेल के पत्र उपलब्ध है कि उसमें वो किस प्रकार से इन्वॉल्व थे। अब तीसरी तरफ से जहाँ तक सवाल है कि कश्मीर का भारत में आना, ये नेहरू जी ने गलती की और सरदार पटेल इसके लिए बिल्कुल सही बात कर रहे थे, ये भी पूरी तौर से गलत है। इसमें मैं कोट करना चाहूँगा राजमोहन गांधी की जो बायोग्राफी है सरदार पटेल की, वो सबसे बेहतरीन बायोग्राफी मानी जाती है। उसका शीर्षक है पटेल ए लाइफ। पटेल ए लाइफ में राजमोहन गांधी सरदार पटेल के एक भाषण का हवाला देते हैं जब जूनागढ़ को भारतीय फौज ने भारत में शामिल कर लिया। खैर उसके बाद प्लेबिसिट हुआ और जूनागढ़ के लोगों ने भारत में आने के लिए चॉइस दी। उस समय वहाँ के बहाउद्दीन कॉलेज में सरदार पटेल ने जो भाषण दिया, उसमें सरदार पटेल ने कहा कि अगर वो लोग हैदराबाद के लिए, वो लोग यानी पाकिस्तान अगर हैदराबाद के लिए मान जाता है तो हम कश्मीर के लिए मान जाएंगे। तो मुख्य मुद्दा ये था कि सरदार पटेल को लगा था कि वैसे ही हमारे पास बहुत समस्याएं हैं, कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है और इसको अगर पाकिस्तान में मिलना है, हम चाहते हैं कि हैदराबाद जो भारत के सेंटर में है वो भारत में है, जबकि कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी या जो भी सरदार पटेल की सोच होगी। पर यहाँ नेहरू जी की सोच थोड़ी अलग थी, वो इसमें शेख अब्दुल्ला की भी ओपिनियन को चाहते थे। शेख अब्दुल्ला, उनकी प्रेफरेंस, उनकी जो चॉइस थी वो भारत से मिलने की थी। क्यों? क्योंकि शेख अब्दुल्ला समाजवादी विचारों के थे, वो कश्मीर में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स करना चाहते थे, और वो जानते थे कि भारत की जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो समाजवादी विचारों की है और यहाँ लैंड रिफॉर्म्स करना आसान होगा, जबकि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लीडरशिप है वो सामंती विचारों की है, फ्यूडल विचारों की है, वहाँ ये काम मुश्किल होगा। दूसरा शेख अब्दुल्ला का जो सोचना था वो ये कि भारत में गांधी और नेहरू जैसे धर्मनिरपेक्षता के दो बहुत बड़े सितारे, तो भारत में रह के धर्मनिरपेक्षता की नीति को लगाना काफ़ी आसान होगा। इस कारण शेख अब्दुल्ला भारत के साथ मिलना चाहते थे, और इसमें कोई धर्म का मामला नहीं था। शेख अब्दुल्ला खुद मुसलमान थे, कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, पर शेख अब्दुल्ला सेकुलर थे, सोशलिस्ट थे, धर्मनिरपेक्ष थे, समाजवादी थे, इसलिए वो भारत में मिलना चाहते थे, और नेहरू की भी यही इच्छा थी। कई लोग कहते हैं नेहरू का वहाँ कश्मीर से भावनात्मक जुड़ाव था क्योंकि वो खुद कश्मीरी पंडित है। हो सकता है वो भी थोड़ा सच हो, पर मुख्य रूप से नेहरू अपने विचारों के प्रति प्रतिबद्ध थे, और उनके विचार जो थे वो थे समाजवाद के,
उनके विचार जो थे वो थे धर्मनिरपेक्षता के। और यहाँ शेख अब्दुल्ला और उनके विचारों का जो मेल था, उसी के कारण शेख अब्दुल्ला ने भारत आने की इच्छा जताई और नेहरू ने उसका पूरा स्वागत किया। तो पहला सच ये है कि कश्मीर अगर आज भारत का भाग है तो नेहरू जी के कारण है। उनकी आलोचना करना, तोड़ मरोड़ कर कहीं 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 का रोड़ा लेकर उनकी आलोचना करना, ये भारतीय जनता पार्टी की एक तकनीक है, क्योंकि नेहरू के जो विचार थे भारतीय जनता पार्टी उनके पूरे खिलाफ खड़ी है। नेहरू के विचार धर्मनिरपेक्षता के थे, सभी धर्मों का आदर करने के थे और एक समाजवादी समाज के थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसके पूरे विरोध में एक हिंदू राष्ट्र की बात करती है और यहाँ के उद्योगपतियों को बहुत चढ़ावा देती है। अब जैसे मैंने इसमें तीनों बातें कही, कश्मीर का भारत से विलय मुख्य रूप से नेहरू के कारण हुआ। उसमें रुकावट थी तो महाराजा हरि सिंह की थी। दूसरा, आर्टिकल 370 जिसके कारण ये नेहरू को दोष दे रहे हैं, वो सरदार पटेल की देखरेख में ही बना। तीसरा, जो युद्ध विराम का मामला था, सीज फायर का मामला था, उसमें भी सरदार पटेल की पूरी सहमति थी, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, अगर भारतीय सेना आगे जाती तो बहुत सारे नागरिक मारे जाते और भारतीय सेना इसके लिए तैयार भी नहीं थी। तो लोकसभा में एक छाती फुलाकर कह देना कि 2 दिन और युद्ध चलता तो कश्मीर भारत का हो जाता, पूरी तौर से गैर व्यवहारिक है, अनरियलिस्टिक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो तीनों चीज़ों पर अभी अभी जो लोकसभा में कहा गया, जो बाकी जगह पे कहा गया, वो पूरी तौर से झूठ है, जबकि नेहरू ने अपने समय के अनुसार बहुत उचित नीतियों का पालन किया। यूनाइटेड नेशन पे ले जाने के कारण भारत को एक वैधता मिल गई। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा? यूनाइटेड नेशंस ने कहा, क्योंकि आर्टिकल 370 के बारे में भी एक बात थी कि ये तभी पूरी होगी जब कश्मीर के लोग इसको अप्रूव करेंगे, और यूनाइटेड नेशंस ने इस बात पर मोहर लगा दी। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए कि कश्मीर को कहाँ जाना है, और इस जनमत संग्रह के लिए पाकिस्तान ने अपना आक्रमण खाली करना चाहिए और भारत ने अपनी फौज मिनिमम रखना चाहिए जितनी जरूरत है। तो ये तो भारत के पक्ष में बात आई थी। अब ये बात और है कि इसका पालन पाकिस्तान ने नहीं किया, पाकिस्तान के पीछे अमेरिका की हस्ती थी। तो यूनाइटेड नेशंस में जाके भारत को बहुत लाभ हुआ, एक वैधता मिल गई। अब ये बात और है कि जनमत संग्रह नहीं हो सका और ये मामला खटाई में पड़ा। खैर, ऐतिहासिक परिस्थितियों को ईमानदारी से देखना ये ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि जो बीजेपी का एजेंडा है नेहरू को हर चीज़ के लिए दोषी ठहराना, वो पूरी तौर से तथ्यों से अलग है। तथ्यों का उससे कोई लेना देना नहीं है और सच्चाई यही है कि हम इसको सही तरीके से समझें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस इन डेप्थ सच्चाई को जो मैंने पत्रों को कोट किया है, वो पत्र उपलब्ध हैं, गोपाल स्वामी के हैं, सरदार पटेल के हैं और राजमोहन गांधी की किताब है। इन सब के आधार पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं और इतिहास की सच्चाई समझकर एक सही निष्कर्ष पर हम आ सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत धन्यवाद।